हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे हैं और अच्छे होने भी चाहिए। तो हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं कल से। तो हमने उसमें फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया और जिसने भी अभी तक 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। और आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मेन है, उसी से हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम उसमें से मेन जो पॉइंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो हमारा पूरा लेसन अच्छे से कवर हो जाएगा। चाहे उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए वो नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी सिलेबस का, जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं कल बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट में सिलेबस का बताऊंगी मैं। कारखानों का उदय हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कारखानों का उदय। ये नहीं है कि शुरुआत से ही पूरे विश्व में या हमारे भारत में कारखाने थे और ये धीरे धीरे आए ना। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया, क्योंकि इंग्लैंड के लोग ही तो हमारे भारत में लेके आए थे। सबसे पहले इंग्लैंड में आया 1730 के दशक में। तब मतलब बहुत गिनती के जो उद्योग लगाए गए थे, पर 18वीं सदी के अंत तक एक ही दम कारखानों में बहुत अधिक इजाफा हुआ, जिससे लोगों को रोजगार तो क्या हम बोल सकते हैं ये कि रोजगार मिला भी, और कुछ लोगों का जो हाथ से काम करते थे उनका रोजगार भी खत्म हुआ। तो ये काम था, और जिनको मशीन चलानी आई उनको सिखाई गई और काम चलाए गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड ब्रिटेन, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग में कि ये क्या था। एक ही दम से इतना बहुत ज़्यादा इजाफा आया इसमें सूती वस्त्र में, और ये 1760 में क्या था, आयात करता था दूसरे देशों से कच्चा कपास। अगर वहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि हमारे देश में सामान बन रहा है तो हम अपने ही देश में सामान का उत्पादन करेंगे। कई बार उत्पादन कम होता है किसी वस्तु का, तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, कच्चा सामान भी मंगवाया जाता है और पूरा सामान भी मंगवाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 1760 ईस्वी में तो क्या था, 25 लाख पाउंड का कच्चा माल आता था, जो ब्रिटेन क्या करता था, दूसरे देशों से लेता था। पर 1787 में, ठीक है, कुछ ही वर्षों के बाद ये क्या हो गया, 220 लाख पौंड, 220 लाख पौंड हो गया, जो कच्चे माल का क्या करने लगा, आयात करने लगा। और 1840 में क्या था, ये अपने चरम सीमा पर था। कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग। 1760 में 25 लाख पौंड कच्चे कपास को आयात करता था, और 1787 में 220 लाख पौंड का आयात करता था। और 1840 में ये क्या था, अपनी चरम सीमा पर। कच्चा माल तो मंगवाता था, कच्चा कपास मंगवा के अपने देश में वस्तुओं का निर्माण करता, वस्तुओं का उत्पादन करता और फिर दूसरे देशों में बेचता, और अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में क्या है कि हमने बात कर रहे हैं ब्रिटेन में कि 1760 में तो क्या था, सूती वस्त्र उद्योग फेमस था। उसके बाद जब रेलवे का प्रसार हुआ 1840 में, धीरे धीरे तकनीकी बढ़ती गई, संसाधन बढ़ते गए। जब रेलवे का प्रसार हुआ तब क्या हुआ, रेलवे का प्रसार कब हुआ, इंग्लैंड में 1840 में। जो उपनिवेश देश, उपनिवेश का हमें मतलब पता है, उपनिवेश का अर्थ है गुलाम। पर जो गुलाम देश थे वहां पे रेलवे का प्रसार कब हुआ, 1860 में। 1840 में जब रेलवे का प्रसार हुआ इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, वहां पे लोहा इस्पात उद्योग भी चर्चा में रहा, यानी कि उसका भी बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा लोहा इस्पात उद्योग का। और उसके बाद क्या हुआ, 1873 में लोहा इस्पात उद्योग का जो निर्यात का मतलब कि इंग्लैंड ने जो दूसरे देशों को बेचा, वो कितना था, उसका जो बेनिफिट, जो लाभ था, वो कितने का बेचा, 77 मिलियन पाउंड, यानी 7.7 करोड़।
ठीक है, 7.7 करोड़ मिलियन पाउंड, 7.7 करोड़ पाउंड का उन्होंने निर्यात किया, जो क्या था, सूती कपड़े का डबल था। जो सूती कपड़े से उनको प्रॉफिट हुआ उसका डबल क्या था, लोहा इस्पात उद्योग से जो प्रॉफिट हुआ वो उसका डबल था। तो इसका मतलब बाद में कौन सा उद्योग फेमस हुआ, लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद लोहा इस्पात उद्योग। जैसे औद्योगिक परिवर्तन हुए तो साधन बढ़ते गए और उद्योग बढ़ते गए, मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ। वैसे क्या हुआ, कई लोगों के रोजगार छिनने शुरू हो गए। जो लोग काम हाथ से करते उनका काम क्या होने लगा, खत्म होने लगा। पर जो अच्छे अमीर लोग थे उनको कौन सा काम पसंद आता था, जैसे जो काम हाथ से किया जाता था। जैसे जो काम मशीनों से किया जाता है वो क्या होता है, सेम डिज़ाइन की होती है, सेम सब होता है। तो पर जो लोग काम हाथ से करते हैं वो अपने नए नए डिज़ाइन, नए नए काम करने का इच्छुक होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों को क्या था, जो हाथ से काम करते थे वो ज़्यादा पसंद था। तो हम नेक्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिलेबस भी अपना डिस्कस कर लेंगे, एक बार हिस्ट्री का गो थ्रू कर लेंगे कि हमें कितना सिलेबस है और कितना रह गया हमारा, और कौन कौन सा चैप्टर है इस बार। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव शक्ति और भाव की शक्ति। मानव शक्ति और भाव की शक्ति का क्या है कि जो मशीनों द्वारा काम किया जाता हो, मशीनों के द्वारा। एक तो मानव काम करे और एक क्या करे, मशीनों द्वारा काम किया जाए। उस समय क्या था कि लोगों को डर लगता था, जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको डर लगता था कि हम इतनी महंगी मशीन लेके आए, फिर उसका रख रखाव, और फिर किसी को चलानी ना आए, फिर खराब हो, ये सब मतलब इशू थे। और जो मशीन बना रहे थे वो अपनी तरफ से तो गारंटी दे रहे थे कि ऐसे ऐसे, पर उस समय इतनी तकनीकी का भी इतना विकास नहीं था कि वो मशीनें अच्छे से चल सके, इसीलिए लोग डरते थे। और जो काम करने वाले लोग थे वो भी डरते थे कि अगर हमारी जगह मशीनें काम करना शुरू करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए मानव शक्ति और भाव की शक्ति सबसे, तब किसको अधिक माना जाता था कि मानव शक्ति। आज भी उस समय मानव शक्ति यानी कि जो लोग हाथ से काम करते थे उनको ज़्यादा पसंद किया जाता था। यानी जो हाथ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, जैसे दरी बनाई जानी, कपड़ों का, तब तो चरखा हर कोई मतलब डाल के और फिर सूत काटता और फिर उसी से कपड़ा बनाता, तो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता बजाय मशीनों से काम करवाने के। उसके बाद श्रमिकों का जीवन। श्रमिकों का जीवन यानी जो काम करते, जैसे गांव में काम खत्म होना शुरू हुआ तो लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया। तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ा था कि हर श्रमिक को 12 के 12 महीने ही काम मिले। कुछ लोगों को काम पूरा समय नहीं मिलता, उनको 3-4 महीने काम मिलता, पर उसके बाद उनकी लाइफ क्या होती, इतनी अच्छे से नहीं चलती, उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई गांव से शहर की तरफ जाता तो उसका वहाँ पे कोई जानकार होना, दोस्त होना, रिश्तेदार होना जरूरी होता, ताकि वो अपना काम में लग सके, उसको कोई काम में लगा सके। कई बार तो क्या होता, बहुत बहुत समय उनको वेट करना पड़ता कि मेरे को काम मिलेगा, काम मिलेगा। और कुछ लोग तो जिनको 3-4 महीने काम मिलता, उनमें से कुछ लोग तो 3-4 महीने काम किया फिर गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन कुछ लोग वहीं पे रह के थोड़ा थोड़ा काम जो भी मिलता छोटा मोटा वो करना शुरू करते। और उनका जीवन इतना ज़्यादा मतलब दशा ऐसी थी कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते, और वो फिर सड़कों पे, पुलों के नीचे वहीं पे अपना रैन बसेरा बसाते। और फिर एक ट्रस्ट थी जिन्होंने उनके लिए छोटे छोटे जैसे भी थे रैन बसेरे बनाए। तो श्रमिकों का जीवन। उसके बाद स्पिनिंग जेनी मशीन थी जो कपड़ा को काटने के काम आती थी, किसने बनाई, जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। इससे क्या हुआ कि जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी मांग कम हो गई। जो काम एक मजदूर 10 मजदूर मिलके कर रहे, वो एक मशीन कर रही, उसके लिए सिर्फ एक मजदूर चाहिए। जो एक सूत काटने के लिए, एक चक्का घुमाने के लिए एक मजदूर काम करता, वो क्या होता, वो एक मशीन काम करती और बहुत सारे सूत काट। उसके बाद क्या हुआ, जब भी कोई
क्रांति आती है उसके बाद विरोध तो होता ही है। तो ऐसे ही इस मशीन का भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि हमारा कहीं रोजगार ना छिन जाए, इसीलिए लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और सबसे ज़्यादा विरोध किया महिलाओं ने, मशीन ने तोड़ दी, ऐसे सब कुछ। उनको डर था कि कहीं हमारा रोजगार छिन गया तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, ये सब डर तो होता ही है लोगों के मन में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। पर 1840 के दशक में भवन निर्माण इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों के इसमें बहुत ज़्यादा काम मिल गया। तो हमने डिस्कस किया मानव शक्ति, भाव की शक्ति, श्रमिकों का जीवन, स्पिनिंग जेनी मशीन जो जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में बनाई। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध, और सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? महिलाओं ने। क्यों? क्योंकि जो भी सूत से रिलेटेड काम था वो महिलाएं ज्यादा करती, घर पे रह के वो काम करती रहती। तो उनको लगा कि हम तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, इसकी वजह से तो हमारा काम छिन जाए, इसलिए उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और मशीनें तोड़नी शुरू कर दी। उसके बाद 1840 में भवन निर्माण का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ तो उनको इसमें काम मिलने लगा। तो हम अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस हिस्ट्री का। हिस्ट्री का देख रहे हैं 10th क्लास में जो NCERT बुक्स हैं हमारी। तो पहला लेसन था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये लेसन हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो ये अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना इसे। और दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको करने के बाद ये बहुत इजी हो गया था हमारे लिए, तो ये भी हमने कर लिया। और थर्ड है जो हमने परसों ही खत्म किया था, परसों ही हुआ है हमारा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भूमंडलीकृत यानी इसमें हमने पूरा डिस्कस कर लिया कैसे कैसे क्या हुआ। उसके बाद हम कर रहे हैं अब औद्योगिकीकरण का युग। अभी हमने आज सेकंड पार्ट है हमारा, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग, ये हमारा 4th चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर है हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमारी ये 5 लेसन है हिस्ट्री में। और उसके बाद हम ये 5 लेसन करने के बाद हम पॉलिटिक करेंगे जो हमारा SST का ही पार्ट है। ये सब SST के ही हमारे पार्ट है ना। उसके बाद हम पॉलिटिक करेंगे, अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स साइंस करेंगे। तो जिसने भी अभी पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो चैप्टर देख लें और अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अगर उन्होंने भी अभी तक अपनी स्टडी शुरू नहीं की है तो वो अपनी स्टडी शुरू कर लें। हम जैसे जैसे होगा आगे हम करते जाएंगे और फिर हम और कोई सब्जेक्ट भी करेंगे। तो जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।